Hello students, how are you all? I hope you all are staying fit and fine at your places. Myself Uma Naruka from Shivjyoti Educational Group Kota. Students, today we will start chapter 6 of unit 3 Indian bronze sculptures. In previous chapter हमने sculptures के बारे में आपको बताया और हमने temple sculptures भी पढ़े हैं and now in this chapter we will discuss about bronze sculptures. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की पुरानी टेक्निक आज भी साउथ इंडियन में यूज़ की जाती है और उसी बेस पे इनको बनाया जाता है। इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया डेटिंग फ्रॉम 2nd century BC until the 16th century AD। स्टूडेंट्स 2nd सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक जो इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं इनको डिस्कवर्ड किया हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैनिज ने। परहैप्स द स्लेंडर लिम डांसिंग गर्ल इन त्रिभंगा पोस्चर फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इज द अर्लीस्ट। जैसा कि हमने चैप्टर 2 इंडस वैली में डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ा था, ये एंशियंट टाइम से ही सबसे पुराना जो इसका स्कल्पचर्स मिला है, सबसे पुराना इसको माना गया है, जो कि त्रिभंगा पोस्चर में है। त्रिभंगा पोस्चर भी आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया जो 3 फोल्डेड होता है। ब्रॉन्ज स्टैच्यू एंड एन एविडेंस ऑफ आर्ट एंटीक्विटी, जिसको कि इस कैटेगरी में रखा हुआ है आर्ट्स एंटीक्विटी में। ये जो डांसिंग गर्ल का त्रिभंगा पोस्चर मिला है। अ ग्रुप ऑफ स्टैच्यू हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दियामाबाद इन महाराष्ट्र डेटेड 15 BC। और एक बहुत ही बड़ा ग्रुप मिला है जिसमें बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं जो कि महाराष्ट्र में मिला है 15 BC में। महाराष्ट्र के दियामाबाद में है। वन ऑफ देम इज चैरियट विच इज रिप्रेजेंटेड इन सिंपल सर्कुलर शेप्स विच while human figure has been elongated and bull in the forefront are मॉडल्ड इन स्टडी फॉर्म्स। जो कि किस फॉर्म में मिला है, उसका शेप जो है उसमें ह्यूमन फिगर है और आगे की तरफ उसमें बुल का शेप दिया हुआ है। द जैन तीर्थंकरा इमेजेस फ्रॉम चौसा इन बिहार ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड shows the mastered modeling of the masculine human physique and simplified muscles of आदिनाथ एंड विश्वनाथ। स्टूडेंट्स, ये जो है आदिनाथ और विश्वनाथ, इनकी जैन तीर्थंकरा इमेजेस मिली हैं जो कि जैनीज के हैं और कुषाण पीरियड से ही मिले हैं जो कि चौसा के टाइम से थे। द बुद्धा इमेजेस आर मॉडल्ड इन अ सबटल मैनर इन नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड बिटवीन 5 to 7th सेंचुरी। और जो बुद्धास की जो इमेजेस है मॉडल जो उसके हैं वो हैं 5th to 7th सेंचुरी पुराने हैं जो कि गुप्तास पीरियड के हैं। लेकिन जो ये जो स्टैचूज हैं वो चौसा के बहुत ही फेमस हैं। एंड द टिपिकल रिफाइंड कास्ट ऑफ दिस ब्रॉन्ज इमेजेस आर हॉलमार्क ऑफ द क्लासिकल क्वालिटी। और लेकिन इसकी जो ब्रॉन्ज इमेजेस है उसको बहुत ही क्लासिकल क्वालिटी में रखा गया है। इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन इंडिया द चोला होल्ड अ प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन बिकॉज ऑफ द अमेजिंग ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ द हिंदू डाइटीज दैट वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर राइन। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया, जो चोलास थे उनका बहुत ही अच्छा टाइम था जिसको कि उस समय इन्होंने बहुत इसमें अचीवमेंट लिया था ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के अंदर। और इस समय में जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बने हुए थे उसी टाइम के आज तक हमें देखने को मिलते हैं। कुछ हमारी म्यूजियम में हैं और किसी के और जो बाकी हैं उनके बारे में हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है। द चोला ब्रॉन्ज कास्टर्स वर एट द हाइट ऑफ देयर एस्थेटिक अचीवमेंट फ्रॉम 9 to 13th century AD। देखिए स्टूडेंट्स, जो 9 to 13th सेंचुरी था इसमें सबसे हाईएस्ट अपने पीक पे था और इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट इसमें ली थी। ये देखिए कुछ एलिगेंट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे और ये गणेशा का इसमें इमेज दिखाया हुआ है। एक यहाँ पे भी दोनों गणेशा के इमेजेस हैं ये। और ये देखिए एक यहाँ पे जो नाग होता है
पहले यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है और ये जो नाग बना हुआ है इसके ऊपर गणेशा की इमेज है, जिस पर कि एक पैर पे ये खड़े हुए हैं और इनके हाथ में भी कुछ इन्होंने ऑब्जेक्ट्स पकड़े हुए हैं, लेकिन वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं है। और इसमें आप देखेंगे सेकंड वाले इमेज में, इसमें भी गणेश जी हैं और देखिए कितना शाइन कर रहा है ये जो मेटल है। ये अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि इस मेटल को बनाने की क्या टेक्निक है और किस टेक्निक से ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं बनाए जाते थे। ये देखिए एक स्टैंडिंग पोज है ये भी, और इनके हाथ में, एक हाथ में इन्होंने कुछ यहाँ पे पकड़ा हुआ है और यहाँ तो हमें क्लियर है कि एक त्रिशूल के आकार का हमें शेप दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए कितनी मतलब शाइन की हुई इनकी इमेजेस हैं। और ये जो स्कल्पचर्स हैं, मेथड ऑफ कास्टिंग, देखिए स्टूडेंट्स जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बने हुए हैं इसका एक मेथड है जो कि बहुत ही पुराना मेथड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली के टाइम से ये जो मोहनजोदारो की एक मूर्ति मिली है उसको उसी मेथड से बनाया हुआ है और इस मेथड को आज भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे साउथ इंडियन में बनाए जाते हैं। साउथ इंडियन में वही टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि पुराने टाइम की है। ब्रॉन्ज कास्टिंग व क्रिएटेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और ये जो टेक्निक है इसको कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इट इज़ नॉन इन आर्टिस्टिक टर्म एज सीरे पेरिड्यू, और इसको आर्टिस्टिक टर्म में सीरे पेरिड्यू भी कहा जाता है। द संस्कृत शिल्पा टेक्स्ट कॉल इट द मधु उच्चिष्टा विधाना, और संस्कृत में इसको क्या कहा गया है, मधु उच्चिष्टा विधाना। बी वैक्स एंड, देखिए स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा मेथड बताया हुआ है कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता था। बी वैक्स एंड कुंगिलियम अ टाइप ऑफ कम्फोर, ये एक टाइप का कपूर होता था, उसको इसमें मिक्स किया जाता था, आर मिक्स्ड विद अ लिटिल ऑयल एंड नीड इट वेल। देखिए स्टूडेंट्स जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स आप जानते ही हैं है ना, एक पैराफिन वैक्स होता है, एक बी वैक्स होता है। बी वैक्स हमें मधुमक्खियों से, है ना, हनी बी जो होता है उससे हमें मिलता है बी वैक्स, तो उसको और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऑयल की और ये जो कपूर है उसको मिक्स किया जाता था। द फिगर इज स्कल्प्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर फैशनिंग ऑल द मिनट details. The entire figure is then coated with several layers of clay and the whole thing dried in shade and baked in an oven with cow dung cakes. The wax model melts and flows out while some of it vaporizes. अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या किया जाता था। जैसे उन्होंने एक जो मैंने बताया पैराफिन वैक्स और जो वैक्स जो है इसको और कपूर और ऑयल को लेके एक मिक्सचर तैयार किया जाता था, इससे वो शेप बनाया करते थे, है ना। और उसके बाद में इन्होंने जो काउडंग लिया है उसको भी इन्होंने उसमें बैक किया जाता था। अब जैसे यहाँ पे इनको कोई भी शेप बनाना है, जो भी स्कल्पचर इन्होंने पहले बनाया है उसके बाद में उसकी कोटिंग की जाती थी, जैसे क्ले की कोटिंग की जाती है, फिर काउडंग में उसको बैक किया जाता था। लेकिन उसमें क्या होता था, जैसे इन्होंने पहले जो वैक्स और ये जो तीन इसमें चीज़ें बताई हुई हैं इनका मिक्सचर से उन्होंने एक शेप बना लिया। जैसे किसी का भी इनको स्कल्पचर बनाना है उसका शेप बना लिया, उसके बाद इन्होंने कोटिंग कर दी उसके ऊपर, और कोटिंग करने के बाद में क्या किया जाता है, इसको बैक किया जाता है ना। और काउडंग में जब इसको उसके साथ में बैक किया जाता था और बहुत अच्छी तरीके से पकाया जाता था, तो क्या होता था, जो उसकी बाहर की लेयर है वो तो उसमें रह जाती थी, लेकिन जो वैक्स है वो मेल्ट होके वहाँ से उसमें एक होल किया जाता था, उसके थ्रू वहाँ से वो निकाल दिया जाता था। फिर उसके बाद में क्या होता था, वो जो शेप बचा हुआ है उसके ऊपर ये कोटिंग किया करते थे। द मेटल एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज इन मेटल्ड एंड and poured into the empty clay mold, जैसा कि मैंने आपको बताया वो पूरा खाली हो जाता था। फिर उसके बाद में ये क्या करते थे, दिस पर्टिकुलर ब्रॉन्ज एलॉय इज नॉन एज पंचालोहम, और इसमें जो 5 चीज़ें ये मिक्स करते थे उसको कहा जाता है पंचालोहम। The process of making alloy of metals by mixing gold, silver, copper, brass and lead is used to cast bronze images। देखिए स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती थी, इसलिए इसको पंचालोहम बोला गया है। When the metal has filled all
सर्विक्स एंड हैज सेटल्ड, और जब इस मेटल को इसके अंदर डाला जाता था, इसको मिक्स करके, मैंने बताया कि वो जैसे ही वो उसके अंदर से मेल्ट हो गया और बाहर आ गया है ना, तो वो जो हॉलो बच गया है, जो एक बाहर की जो उसकी बाउंड्री है वो तो रह गई, बीच में से खाली हो गया वो, है ना। तो इसका मिक्स उसके अंदर डाला जाता था और उसको उसी शेप में आएगा वो, है ना। तो उसी शेप में उसका शेप आ जाता था। द ब्रॉन्ज इमेजेस दस obtained is then cleaned, finer details are added, blemishes are removed, smoothed and polished well। अब उसके बाद में क्या किया जाता था, जब ये बन जाया करता था, अब वो जो इन्होंने यहाँ पे बताया है पंचालोहम, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दी है ना। और उसके बाद में क्या होगा, तो उसने एक सॉलिड इसको जो शेप है वो आ जाएगा। तो जो स्कल्पचर्स हैं हमारे, जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो हमें ये जितने भी इसके अंदर डाले हैं मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, तो इसका एक सॉलिड फॉर्म तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा है, वो जो बाहर की कोटिंग है वो रह गई है। फिर बाद में उसको क्या करते थे, उसको हटा लिया जाता था और सिर्फ अंदर से जो इसका ये जो पंचालोहम हमने डाला है उसका शेप उसमें आ जाता था। अब जब इन्होंने बाहर की कोटिंग को हटा दिया तो उसको स्मूथ किया जाता था, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग की जाती थी और उसको पॉलिश किया जाता था, और उसके बाद में हमें वो शेप देखने को मिलती थी। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से रेडी हो जाता था और उसके बाद में जो स्कल्पचर्स हैं हमारे सामने इस तरीके से मिल जाया करता था हमें। और स्टूडेंट्स, ये बहुत पुरानी टेक्निक है और आज भी, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ इंडियन में आज भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी टेक्निक से जितने भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं उसको पॉलिशिंग किया जाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ऐसा केमिकल्स लगाया जाता है ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रहें और वो मेटल खराब नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपको कंप्लीट करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कंप्लीट करते रहना है। ये स्टिल लाइफ है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको इसको HB की पेंसिल से ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप ये जो कैटल है इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप ये जो पीछे प्लेट है इसको ड्रॉ करना है आपको, बहुत लाइटली ड्रॉ करेंगे आप, और इसके साथ ही आप इसके शेड को भी ड्रॉ करते जाएंगे। इसके साथ ही इसका जो शेड आ रहा है यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल आउटलाइन से इसको ड्रॉ करना है और ये जो कप प्लेट है यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप 2B की पेंसिल लेंगे और यहाँ से शेडिंग करना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना लाइटर है यहाँ पे, ये देखिए है ना, लाइन भी कहीं कहीं पे विजिबल नहीं हो रही है। तो आपको भी इसी तरीके से उसमें शो करना है। अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल में आप ड्रॉ करोगे और इसकी जो अंदर वाली लाइन है ये भी आपको ऐसे ही उसमें ड्रॉ करके शेडिंग के साथ में, ये देखिए आपको शेडिंग वाला पार्ट कहीं कहीं पे दिख रहा है ना, और कहीं पे ये छूटा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और इसके बाद यहाँ देखिए बहुत लाइट शेड है, आपको बिल्कुल ऐसे ही शो करना है। और साथ ही यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइट किया है सबसे पहले आप लाइट ही शेडिंग करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे है ना, इसका जो शेड है यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपको भी ब्लैंक ही इसमें शो करना है। और जो इसका शेड यहाँ पे आ रहा है वो आपको दूसरी पेंसिल से करना है, अभी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप जितना भी लाइट पार्ट है पहले आप HB की पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में 2B की पेंसिल से लाइट शेडिंग करेंगे और ये जो डार्क वाला है आपको 4B की पेंसिल से शो करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसका शेड होता है ना। तो आपको ये देखिए बहुत डार्कर शो करना है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में है तो ये ज़्यादा डार्क होगा, ये इसके ऊपर है तो थोड़ा लाइट होगा, है ना स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आप यहाँ पे जब जो चीज़ ज़्यादा पास में होगी वो डार्क होगी और जो दूर थोड़ा चला जाएगा तो वो लाइट होता जाएगा, कहीं किसी और का शेड भी उसके ऊपर आता है ना। तो आपको इस तरीके से इसको ऐसे कंप्लीट करना है। ये इसका शेड है यहाँ पर। तो स्टिल लाइफ में आपको एक तो ये कंप्लीट करना है और नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये भी स्टिल लाइफ में ही आपको ड्रॉ करना है। और सबसे पहले आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस बुक का शेप आपको यहाँ से बनाना है
और उसके बाद आपको ये जो इसके ऊपर ग्लास है इसको ड्रॉ करना है। और इसमें आप डायरेक्ट 4B की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, 2B की पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। 4B से आप यहाँ देखिए इसमें भी वही है, कुछ लाइंस आपको डार्क दिखाई दे रही हैं, कुछ बहुत ही लाइट है, तो बिल्कुल आपको ऐसे शेड करना है। कुछ पार्ट यहाँ पे अंदर डार्क शो करना है और जो उसका ये वाला बेस वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा डार्क ही करेंगे आप। इसको 4B की पेंसिल से ही करिएगा। और ये देखिए जहाँ पे बुक रखी हुई है इसके जो पेजेस हैं, जब हम बुक को बंद करते हैं तो उसके साइड से जो दिखते हैं आपको इस तरीके से शो करना है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको कंप्लीट करिएगा और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसको बनाइएगा। थैंक यू।